नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। मुंबई को 26/11 हमले के जख्म देने वाले तहव्वुर राणा पर अब भारत में कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। मुंबई हमले को लेकर उससे सवाल जवाब भी किए जाएंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान तहव्वुर राणा आतंकी हमले से जुड़े हुए राज खोलेगा, उन किरदारों के बारे में बताएगा जो आतंकियों के पनाहगार थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे से आतंकी हमले की साजिश का पूरा ताना बाना बुना था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण उन आतंकियों के लिए करारा संदेश भी है जो ये सोचते थे कि आतंकी हमला करके हम दूसरे देश में छिप जाएंगे। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर हमें किसी ने टेढ़ी आंख दिखाई तो 7 समंदर पार हो या फिर पाताल का कोई कोना, हर जगह से घसीट कर आतंकियों को लाया जाएगा और उनके नापाक कारनामों का हिसाब भारत जरूर करेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है खास रिपोर्ट। छब्बीस 11 का गुनहगार राणा उगलेगा राज। राणा की फाइल खुलेगी, फांसी ही मिलेगी। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, हिसाब अभी बाकी है। तहव्वुर राणा का खेल खत्म। 26/11 का वो काला दिन जब आतंकियों ने मायानगरी मुंबई को निशाना बनाया था। समंदर के रास्ते नाव से आए 10 आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर हमले किए थे, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 9 आतंकियों को हमारे जाबांजों ने ढेर कर दिया था। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई थी। इन हमलों के पीछे मास्टरमाइंड था डेविड कोलमैन हेडली। मुंबई में जो हमले हुए थे उनमें हेडली की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही तहव्वुर राणा था, जिसने प्रत्यर्पण से बचने के लिए कई जतन किए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका में तहव्वुर राणा ने खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताया था। कहा था कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन तहव्वुर राणा का हरपैंतरा फेल हो गया। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है। मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली है हमारे मुंबई हमलों का। मुख्य साजिशकर्ता जो है उसको तो यूएस बचा ले रहा है और तहव्वुर राणा जैसी छोटी मछली को दे करके खुश हो रहे हैं नरेंद्र मोदी और क्या नाम अमित शाह जी। खुशी की बात है जो आतंकवाद के ऊपर जो लगाम लगाई जा रही है, देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना दबाव बना के रखा। देखिए, हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। इतना बड़ा अभियान किया बॉम्बे में आके, तुम्हारा मतलब स्लीपर सेल नहीं थे वहां? सारे सपोर्टर हैं उनके। हिंदुस्तान में मदरसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को और आगे तवज्जो दे रहे हैं और आगे उनका एक्शन करा रहे हैं। वो कौन है? अब धीरे धीरे खुलासा होगा। तहव्वुर राणा को साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट से की गई थी। तहव्वुर पर मुंबई हमले के अलावा कोपेनहेगन में आतंकी हमले के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप लगा था। अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया था। हेडली की गवाही को आधार बनाकर तहव्वुर को अमेरिका में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो लॉस एंजल्स के डिटेंशन सेंटर में बंद था। 26/11 हमलों के गुनहगारों में से एक तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं था। भारत सरकार के अथक प्रयासों की वजह से ही तहव्वुर के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो पाया।
साल 2011 में एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। उसके बाद 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। फिर 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी और फरवरी 2021 में आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग के लिए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा गया था। 22 जून 2021 को भारत ने अमेरिका की कोर्ट में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर हुई सुनवाई में सबूत भी पेश किए थे। 26/11 के जख्म तो शायद ही कभी भर पाएंगे, लेकिन आतंकियों के इरादों को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी था। इसीलिए तो भारत सरकार हेडली से लेकर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए तमाम जतन कर रही थी। मुंबई हमले की साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया था और तहव्वुर राणा ने कैसे डेविड कोलमैन हेडली की मदद की, इसका जिक्र मुंबई हमले को लेकर दायर चार्जशीट में मिलता है। 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसमें तहव्वुर राणा को आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर बताया गया है, जो मास्टरमाइंड हेडली की मदद कर रहा था। तहव्वुर राणा ने ही हेडली की फर्स्ट वर्ल्ड नाम से ऑफिस खोलने में मदद की थी, जिसका इस्तेमाल हेडली आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए करता था। अमेरिकी सरकार ने भी कहा था कि मुंबई हमले में तहव्वुर राणा का रोल साबित हुआ है। राणा के कहने पर ही मुंबई में ऑफिस खोला गया था। इतना ही नहीं, भारत का वीजा दिलाने में भी तहव्वुर राणा ने हेडली की मदद की थी, जिसका प्रमाण ईमेल और दस्तावेजों में भी मिला है। भारत प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर की मुश्किल बढ़ गई है। तहव्वुर के लिए तिहाड़ तैयार है और देश को मुंबई हमले के जख्म देने वाले तहव्वुर राणा का हिसाब होना अभी बाकी है। पूरा देश 26/11 के इस गुनहगार के लिए फांसी की मांग कर रहा है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर का काम करता था, जिसके बाद वो साल 1997 में कनाडा गया और वहां इमिग्रेशन सर्विस देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर काम शुरू कर दिया। फिर तहव्वुर ने अमेरिका जाकर कई जगहों पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली और वो कई बार पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण साल 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत किया गया है। सवाल उठता है कि जब तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी मिली है, तो फिर आखिर डेविड कोलमैन हेडली को भारत क्यों नहीं लाया जा सका? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल हेडली ने अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ डील की थी, जिसके तहत हेडली ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को लश्कर, अल-कायदा और आईएसआई के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई थी। इसी जानकारी देने के बदले हेडली को प्रत्यर्पण से छूट मिल गई थी। हालांकि भारत ने कई बार हेडली के प्रत्यर्पण की भी मांग की थी। पहली बार साल 2010 में, फिर जब 2013 में अमेरिका में हेडली को सजा हुई तब, और 2017 में एनआईए ने भी हेडली को भारत लाने का अनुरोध किया था। तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जब तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी तो ना जाने कितने और आतंकियों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका उजागर होने की भी उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज हम इसी पर अहम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नीरज महिरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही एलन राव मेरे साथ होंगे थोड़ी देर में, पूर्व डीसीपी हैं। शिव सिंह भारती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, और साथ ही भरत सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। सबसे पहले शिव सिंह भारती, आपसे एक चीज हम समझना चाहेंगे, आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की मान रहे हैं? क्योंकि इसी बीच में यूपीए के तमाम नेताओं का कहना है कि भाई आज जो ये दिन आया है उसके पीछे तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही सबसे पहले केस दर्ज किया था, कांग्रेस ने ही सबसे पहले ये पूरा मामला एनआईए की कोर्ट में दाखिल कराया था और उसके बाद से शिकंजा कसा गया, अमेरिका को लगातार कांटेक्ट किया गया। तो इसके पीछे क्या आप अपनी उपलब्धि को ज्यादा मानते हैं क्योंकि सियासत इस पर शुरू है, या ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाए? देखिए, निश्चित तौर पर यह देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत ने बहुत से आतंकवादी हमले झेले हैं, जिसमें 26/11 का जो हमला है उसकी यादें अभी तक लोगों के मन से गई नहीं है। 17 साल हो गए इस घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों द्वारा, और 17 साल बाद आज माननीय मोदी जी के प्रयासों के कारण देखिए आज जो तहव्वुर राणा है उसका कारण पकड़ के सरकार
और भारत उसको लेकर आई है। और निश्चित तौर पर यह देश की बहुत बड़ी जीत है, देश के नागरिकों की बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से मोदी जी के प्रयास मोदी जी ने किए और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उनकी जो विदेश यात्रा थी, अमेरिका की यात्रा में उन्होंने जिस तरह से उसकी घोषणा की, तो इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि हमारी मंशा क्या थी और हमको कितनी बड़ी उपलब्धि मिली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर देश की कही जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही अब आगे का रुख क्या है? क्योंकि जो समय दिया गया है यहाँ पर सॉलिसिटर को और जो इसमें अटॉर्नी को समय दिया गया वो लगभग 3 साल का दिया गया, तो क्या अब इसकी केस की सुनवाई लगभग 3 साल तक चल सकती है या इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होगी? निश्चित तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। और निश्चित तौर पर मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का दबाव बना है और पाकिस्तान फिर से एक बार पूरे विश्व के सामने फिर से रंगा हुआ है, आतंकवाद को लेकर जो पूरे विश्व पटल पर वो झूठ बोला करता है, उसका झूठ एक बार जब इसके आने के बाद जिस तरह का ये खुलासे होंगे, इसके मददगार कौन कौन है और पाकिस्तान का इसमें कितना बड़ा हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान का हाथ था भारत तो बहुत पहले से मान रहा है, पहले दिन से मान रहा है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके प्रत्यर्पण के बाद और इसके साथ जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं और जिस तरह से इसके खुलासे किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए पाकिस्तान पूरे विश्व पटल पर एक बार फिर से आतंकवादी घोषित होगा। और मुझे लगता है कि जहां जहां भी उसके मददगार है, जो देश उसके साथ खड़े हैं, वो उससे हाथ छटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान भी आपके निशाने पर है। भरत जी आपको लगातार यहाँ पर सुन रहे थे। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। ये जानना चाहेंगे कि जो ये उपलब्धि हासिल की है, क्या ये भारत सरकार की एक एकीकृत सफलता कही जाए या ये एनडीए सरकार की सफलता कही जाए या यूपीए ने जिस तरह से इसमें योगदान दिया उसको भी याद किया जाए, और आने वाले समय में आपको क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से इस पूरे केस में ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसके विषय में अगर एक लाइन में कहूं तो देर आए दुरुस्त है। जिस तरह से हमने सरकार की उसी समय लगभग पूरा इसके आने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सरकार पे दबा रही है कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। ठीक है, अगर सरकार की बात करें तो सरकार 13 साल में अगर लाने में सफल हुई है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहा जाएगा, मगर एक उपलब्धि ये जरूर कहेंगे कि जो हमारे देश पे हमला करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है फास्ट ट्रैक पे जल्द से जल्द इस केस को चलाया जाएगा और इसको जो है इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अगर जिस तरह से बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने जो है देखिए क्या कर दिया, किसको लाया, जो है इस देश के आतंकवादी को जो इस देश पे हमला किया था, वो सब जानते हैं। मगर जो इसका आका है, जो इसका मेन बॉस है, वो आज भी जो है वो बैठा हुआ है बाहर विदेश में। उनसे हेडली, जिसका नाम हेडली है, उस हेडली को लाने के लिए अगर आप प्रयास नहीं है, अगर आप उसको नहीं ला सकते हैं, तो मुझे लगता है जिसको लाने से इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी जितनी बड़ी हेडली। लेकिन हेडली को इसलिए लाने की जरूरत है क्योंकि हेडली को ये अच्छी तरह से पता है कि इसके आता कौन कौन है। प्लानर था, ये तो एक प्लादा है, इसको इतना ये थोड़ी नहीं पता है, इसको एक काम दिया गया था, वो काम कर दिया। लेकिन हेडली मेन बॉस है, हेडली के आने से ये पता चलता है, इंक्वायरी से ये पता चलता कि इसके पीछे पाकिस्तान है, तो कौन है, बाकी लोग हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। मेरा मानना है कि सरकार को लाने से पहले हेडली को लाने की जरूरत है और करना पड़े, विपक्ष का सहयोग लेना पड़े, विपक्ष उसको सहयोग करेगा, पूरी तरह से सहयोग करेगी, कांग्रेस का भी सहयोग करेगी। हमने से पहले अगर ये कहे कि राणा को लाने से सब कुछ खत्म हो चुका है और सब सॉल्व हो गया, हल केस हो गया है, तो नहीं, मेरा मानना है कि नहीं, ये अभी हमारा आधा अधूरा प्रयास है। पूरा प्रयास जब होगा। ठीक है, अभी ये आधा अधूरा प्रयास आप इसको बता रहे हैं। नीरज जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, क्या ये आधा अधूरा प्रयास कहा जा सकता है या आपको लगता है कि नहीं, भारत सरकार ने जो भी कोशिशें की उसके चलते ही तहव्वुर राणा को भारत लाया गया और अब इससे बहुत सारे नए तार जुड़ने भी वाले हैं और नए खुलासे भी होने वाले हैं? या आपको लगता है कि अगर हेडली को लाया जाता तो ज्यादा बड़ी कामयाबी होती? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि सरकार किसी की भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक दलों का अपने अपने समय का सहयोग है
और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को भारत लाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज एक चीज ये भी है कि ये मूल से पंजाब का रहने वाला है और मुझे जहां तक याद है कि मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की थी। उसके बाद सारी चीजें शुरू हो गई थी और एक अच्छी खबर भारत के लिए है कि अगर वो यहाँ आएगा, पूछताछ होगी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी, बहुत सारे तार और उनके नेटवर्क कहाँ कहाँ थे, कैसे वो वहां से वहां तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि देश के लिए एक अच्छी खबर है। और देश में इससे पहले भी चाहे वो अबू सलेम रहे हों, वो भी प्रत्यावेदन संधि के तहत ही हिंदुस्तान में लाए गए थे और आज भी मौजूद हैं, उन पे केस चल रहा है। समस्या ये नहीं है, बड़ी बात यह है कि इनमें इनकी नियम शर्तें, किन शर्तों पे इसको लाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको याद होगा अबू सलेम को जो प्रत्यावेदन संधि के तहत लाया गया था, तो उनकी शर्तों में सबसे 3 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो आप अबू सलेम को फांसी नहीं दे सकते, एक आप आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते। तो बहुत दो महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके चलते भारत सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीआई ने किसी के खिलाफ जो केस चल रहा था उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो 6 के 6 केस जिसमें अबू सलेम को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती थी, वो सीबीआई ने वापस लिया, क्योंकि प्रत्यावेदन संधि के तहत उसको ये सजा नहीं दी जा सकती, फांसी नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें भारत सरकार ने इसमें भी जिम्मेदारी निभाई होगी और क्या क्या प्रत्यावेदन की, प्रत्यार्पण की शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से क्या काम होता है और इससे पूछताछ के दौरान हमारे देश को कितना फायदा होगा, कि इसके नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए, कौन लोग इनसे जुड़े हैं, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको वहां तक पहुंचाया। और निश्चित रूप से अगर हेडली भी आते तो और ज्यादा अच्छी चीज होती और सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि होती और देश के लिए भी। जी आलोक जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से शिव जी, इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर हेडली को लाया जाता तो ज्यादा फायदा हो सकता था। इसके साथ ही प्रत्यर्पण की संधियों में क्या वास्तव में भारत सरकार ने कुछ ऐसी संधियों पर भी हस्ताक्षर कर दिया होगा, कुछ ऐसी शर्तें भी मान ली होंगी जिसके चलते कठोर सजा इसको ना दी जा सके? क्योंकि आपको याद होगा जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो इसने तरह तरह के इसने नाटक भी किए। इसने कहा कि भाई पार्किंसंस नाम की मुझको बीमारी है इसलिए मैं नहीं जा सकता। जब इसका ये दांव यहां पर फेल हो गया तो फिर इसने कहना शुरू किया कि भाई अगर मुझे भारत ले जाएंगे तो ये लोग मुझको टॉर्चर करेंगे। जब अमेरिका की कोर्ट अंत में नहीं मानता है, वहां का प्रशासन नहीं मानता है, तब इसका प्रत्यर्पण हुआ है। तो क्या जो शर्तें हैं वो भारत के पक्ष में हैं या भारत के विपरीत जा सकती हैं? निश्चित तौर पे देखिए कि उसकी जिस प्रकार से उसका प्रत्यर्पण हुआ है, आज वो भारत में आया और इस तरह से सुरक्षा एजेंसियों का प्रयास निरंतर जारी था, भारत सरकार का प्रयास निरंतर जारी था, आज उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आगे देखने वाली बात क्या होगी कि उसको किस संधि के तहत लाया है, किस पर सरकार मानी है, किस पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सहमति जताई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए कि उसको मेहमान नवाजी के लिए तो लाया नहीं गया है, उसको बिरयानी खाने के लिए नहीं लाया गया है, उसको निश्चित तौर पर उसको जो उसका कृत्य है उसको खिलाफ जो है कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई के अंतर्गत जो भी सुरक्षा एजेंसियों को देश हित में जो भी जानकारी लेनी होगी वो जानकारियां वह उपलब्ध कराएगा। तो निश्चित तौर पर मानिए कि आज अब ये कोई पीठ थपथपाने जैसी बात नहीं है कि कोई पीठ थपथपा रहा है। आज पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज इतना बड़ा मास्टरमाइंड आतंकवादी था जो 17 साल से विदेश में बैठा था, उसको आज भारत लेकर आया। और निश्चित तौर पर जहां तक हेडली की बात है या अन्य आतंकवादियों की बात है तो सरकार निरंतर प्रयासरत है, कभी न कभी हमको उस पर भी कामयाबी मिलेगी, निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। इससे हमारे बहुत से रास्ते खुलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रास्ते यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का तो ये कहना है कि भाई आपने जबरदस्ती पीठ थपथपानी अभी से ही शुरू कर दी और जो मुख्य मास्टरमाइंड था हेडली उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से रास्ते खुलने वाले हैं। वह ये उस कड़ी को जोड़ेगा, ये उस कड़ी को जोड़ने वाली बात है। ये यहाँ से कोई चीजें समाप्त नहीं हो रही, यहाँ से चीजें शुरू होने वाली है। ये निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस की बात का कोई जवाब दूं, ये आज का दिन मुझे लगता है कि इस तरह से किसी आतंकवादी को लेकर मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ या कोई, ये तो इनका कहना है कि मैं पीठ थपथपा रहा हूँ। सरकार हमारी थी, मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर घोषणा की
तो मुझे लगता है कि मोदी जी का प्रयास सारे देश ने देखा किस तरह से, कोई पीठ थपथपाने जैसा नहीं है। और यूपी ने भी अगर अपने सरकार में अगर कुछ किया होगा, या भाजपा की सरकार जब से आई तब से कुछ किया होगा, लेकिन आज देश में इतना बड़ा आतंकवादी, मैंने फिर कहा कि 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ वो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति था। पूरे विश्व ने उसको माना, और जाने कितने देशों के लोग उसमें जो है मारे गए थे, जाने कितने देशों को लेके, अमेरिकी नागरिक थे वहां पर, और भी इजराइल के नागरिक थे, और भी देशों के नागरिक थे। तो मुझे लगता है ये सब बहुत बड़ा हमला था, और उस हमले का मास्टरमाइंड अगर आज आया है तो ये कोई पीठ थपथपाने जैसा नहीं है। पूरा देश आज बहुत राहत की सांस ले रहा है, और निश्चित तौर पे मानिए कि इससे जो भी कड़ियां जुड़ेंगी और जो भी रास्ते खुलेंगे, वो आने वाले समय में जो भी पाकिस्तान में बैठकर इनके आका जो भी प्लान बना रहे होंगे वो ध्वस्त होंगे, निश्चित रूप से मानिए। क्या कहेंगे भरत जी? इनका तो सीधे तौर पर ही कहना है कि भाई यहाँ पर आपको तारीफ करनी चाहिए सरकार की, आप अब वहां पर कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहे हैं। भाई पीठ थपथपाने जैसे तो है नहीं, लेकिन एक कामयाबी तो है ही, और आगे इससे और भी नए रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, कामयाबी की बात जब करेंगे शुक्ला जी, तो ये कामयाबी का रास्ता जो है खोल के हमने ही दिया था। हमारी सरकार नहीं रही तो ये तो 13 साल लगा दिए, हम तो 1 साल में इनको लेके आ जाते, पकड़ के उनको किस तरह से लाना है हमको ये पता था, हमारी सरकार को किस तरह से लाना है। क्या ये 13 साल इतने समय कैसे लग गया, ये बता सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। दूसरी चीज मैं बार बार ये कहूंगा कि अगर हेडली को लाता है, हेडली को लेके आते, मुझे लगता है कि जो मुख्य साजिश करता है, आने से सारी जो है बातें खुलती कि आखिर इसके पीछे कौन कौन। अगर ये व्यक्ति आया है तो ठीक है, मैं मानता हूं क्या है, और 26/11 जो एक बड़ा आतंकवादी हमला हमारे देश पे हुआ उसको हम मानते हैं। बहुत लोगों ने हमारे जान गंवाई, लाना ही था जिसको तो फांसी जल्द, जितनी जल्दी हो सके सरकार को ये चाहिए फांसी पे इसको लेके जाए और जल्द इसको फांसी पे लटकाए। रही बात बिरयानी खाने की, बिरयानी खाने कौन कहा जाता है, इससे शुक्ला जी आपको तो पता ही होगा कि बिरयानी खाने कौन गया था, कहाँ गया था और बिना बुलाया गया था। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है कि ट्रम्प कर रहे हैं, ट्रम्प की उपलब्धि बता रहे हैं, ये हमारे देश की उपलब्धि है, हमारे सरकार की उपलब्धि है। इसको मानिए ट्रम्प की उपलब्धि नहीं है। ट्रम्प ने तो ऐसा अभी 2-4 दिन से चला दिया है हंटर, कि उससे पूरा देश जो है वो बहुत दिनों तक भुगतेगा। तो ये मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, जल्द से जल्द अभिषेक फास्ट ट्रैक पे ले जाना चाहिए, जल्द से जल्द इसको सजा दिला के इसको फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि जितने लोगों ने शहादत दी है, जितने लोग शहीद हुए हैं, एक तरह से मारे गए हैं, उनको जो है उनकी आत्मा को, उनके परिवार को एक तरह से तसल्ली मिले। क्या कहेंगे शिव जी? इनका तो सीधे तौर पर यही यहाँ पर कहना है कि अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती गई होती, अगर ज़्यादा ध्यान पाकिस्तान को मनाने में ना होता, साथ ही इन्होंने बिरयानी का भी देखिए यहाँ पर जिक्र कर दिया कि आखिर बिरयानी खाने कौन जा रहा था, तो पाकिस्तान से अगर रिश्तों को ठीक करने की कवायद भारत की तरफ से तेज ना की गई होती तो बहुत पहले प्रत्यर्पण हो सकता था, इनका यह कहना है। साथ ही इनका भी कहना है कि भाई जानबूझकर इस पूरे प्रत्यर्पण को टाला जा रहा था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अगर इनकी सरकार होती तो ये तो बहुत पहले प्रत्यर्पण हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए 10 आतंकवादी थे, 9 मारे गए थे, 1 पकड़ा गया था, और उसको किस तरह से उसकी सेवा खुशामद की गई। उस पर जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, जब पूरे देश में उसका वातावरण बनाया गया, तब तो उसको फांसी पर लटका पाए थे। वो तो इसी देश में पकड़ा गया था। ये तो प्रत्यर्पण करके हम लाए हैं। निश्चित तौर पे मानिए कि वो एक आतंकवादी जिसकी सारी चीजों का खुलासा हो गया, उसने खुद भी कबूल किया, उसके बाद उसको बिरयानी कौन। देखिए बिरयानी वाली बात नहीं है ये, अगर बहस को उस तरफ मोड़ना चाह रहे हो तो उस तरफ मैं मोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे मानिए कि कोई बिरयानी किसी देश की एक डिप्लोमेसी होती है, और कोई भी कॉलर पकड़ के दूसरे दिन से खींच के नहीं चला आता। आपने अपने कह रहे हैं कि यूपीए सरकार में अगर प्रयास किए तो तुरंत खींच कर क्यों नहीं लाए। अगर किसी भी चीज में समय लगा, लेकिन हमको अगर सफलता मिली है तो उसकी बात करनी चाहिए कि आज हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है, और आज हमने उस आतंकवादी को देश के सामने लाके खड़ा कर दिया है, और उस पर आज के बाद जो भी कार्रवाई होगी पूरा देश उसको देखा, पूरा विश्व देखेगा, और उनका आका जो पाकिस्तान है, जो नित नए जो प्लान बनाता था, और वो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। बिरयानी अगर खाई भी होगी तो इसी माननीय मोदी जी ने अगर बिरयानी खिलाने गए खाए होंगे, लेकिन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके उनकी औकात भी बताई है। ये भी हम बताने से भूल जाते हैं, लेकिन उनको सर्जिकल स्ट्राइक का भी उनको सबूत चाहिए। उनको इसकी भी खुशी नहीं है कि तहव्वुर राणा आया तो क्यों आया है, ये आया है तो इससे बड़ा भी और कुछ क्यों नहीं हो जाता है। तो आप तो अभी भी विपक्ष की भूमिका में है। ये तो देश का मामला है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी नहीं है जिसका आप विरोध करें। ये तो कोई एक आतंकवादी आया है, उस आतंकवादी के खिलाफ आप खड़े होइए, आप उसके लिए बयान दीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी को आज घेरने का काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी मंशा पूरी सिद्ध होती है। आज पूरा देश देख रहा है कि किसका प्रयास था, क्या प्रयास था। आज देखिए, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और आज अगर देश में कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ है तो उसका श्रेय मिलना हो तो देश की जो सरकार होगी उसको जाएगा। और आज अगर लोग कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी है इसलिए आतंकवादी घटनाएं रुकी है, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं। आज अगर प्रत्यर्पण हुआ माननीय मोदी जी के कारण हुआ, तो इसमें लोग गलत क्या कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पीठ थपथपा रहे हैं, तो अगर इस तरह से जाएंगे, भरत जी बोलिए, करेंगे, भरत जी जवाब दीजिए, मोदी जी है, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार है। देखिए शुक्ला जी, इसी को कहते हैं पीठ थपथपाना। मोदी जी है तो आतंकवादी घटनाएं रुक गई है। बताइए इनको, जरा बताइए, आप तो पत्रकार है, कितने दिन, कब से, कितने दिन, कितने महीने बॉर्डर पे कितने आतंकवादी, कश्मीर में कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, देश के अंदर कितने नक्सलाइट मारे जा रहे हैं, कितने पकड़े जा रहे हैं, कितने जो है डेली जो है हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ रही है। और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे मोदी जी आए तो सब बंद हो गया, सब उन्होंने चमत्कार कर दिया। अभी वो तो अपने देश के तो आतंकवादियों को रोक ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग प्रवक्ता तो आके बैठ के कहते हैं कि यूक्रेन के युद्ध को भी मोदी जी यही बैठे बैठे रोक देते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। इतनी मतलब जो है, इसको क्या कहते हैं पता है, पीठ थपथपाना नहीं कहते, चाटुकारिता कहते हैं इसे। प्रवक्ताओं को हमेशा जो सच्चाई है उसे बयां करना चाहिए। मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं, तो मुझे ये काम, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको आईना दिखाऊं। और आईना ये है कि आप 13 साल लग गए आपको लाने के लिए, और आपने तो जब सरकार मोदी जी के पीठ थपथपा रहे हैं ना, मोदी जी 2014 के पहले जब मंच पे चढ़ते थे तो ये कहते थे कि 100 दिन के अंदर जितने भी लोग हैं जो काले धन जमा करके रखे हैं उनको भी लाएंगे, जो देश का पैसा लेके गए उनको भी लाएंगे। अरे ये कहाँ गए सब मोदी, ये सब मोदी कहाँ गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब कहाँ है भाई, क्यों नहीं लाए इनको। आप 13 साल हो गया, लेकिन इनका कहीं अता पता नहीं है शुक्ला जी। ये सारे मोदी जो है, ये जो भागे हुए हैं, भगोड़े हैं पैसा लेके, इनको कब लाएंगे बताइए। ये सिर्फ जो है अपनी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनका पीठ थपथपाने में सारे प्रवक्ता मतलब एकदम ये रहता है, होड़ लगी रहती है कि मैं ज्यादा उनका गुणगान करूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आएंगे। ठीक है, मैं आपकी ही बात पर वापस आऊंगा क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सियासत में इस वक्त इस बात की होड़ मची हुई है कि आखिर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत में करा कौन पाया है, और अगर बात इस पर ठहर जाती है तो आखिर इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, या फिर क्रेडिट से बाहर निकलकर अब इस बात पर फोकस करने की क्या ज्यादा जरूरत है कि आखिर इसका आतंकी कनेक्शन किसके किसके साथ था। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। बिहार चुनाव में किसकी है बयार, फिर से नीतीश कुमार या तेजस्वी कर देंगे चमत्कार। प्रशांत किशोर किसका करेंगे बंटाधार। नेताजी का कितना है जनता से सरोकार, क्या जनता बदलेगी सरकार। बिहार चुनाव पर हर विधानसभा से देखिए टीएनपी न्यूज पर खास पेशकश।
बिहार का जंगल, गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। हर छलांग के लिए एक जमीन है टीएनपी न्यूज, हर उड़ान के लिए एक हौसला है टीएनपी न्यूज, हर ख्याल के लिए एक जुबान है टीएनपी न्यूज, आपका सपना सच करने के लिए एक मंजिल है टीएनपी न्यूज। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। बिहार चुनाव में किसकी है बयार? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नीरज महेरे हैं, मेरे साथ शिव सिंह भारती हैं और इसके साथ ही भरत सिंह मेरे साथ यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। तो नीरज जी, आपने दोनों की बातें सुनी और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त अब सियासत में देखने को मिल रहा है, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो गया। यूपीए का यह कहना है कि भाई ठीक है, एक प्रत्यर्पण अगर आपने 13 सालों में करवा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, ये यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर माल्या कहां है और इन भगोड़ों का क्या होगा। इसके साथ ही बार बार यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मुख्य मास्टरमाइंड था आखिर उसका क्या होगा, हेडली का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे तार ऐसे हैं जो कि हेडली ही सुलझा सकता है। क्या आपको लगता है कि नहीं, हेडली पर ज्यादा फोकस करना इस वक्त जरूरी, या तहव्वुर राणा आ गया है और तहव्वुर राणा और हेडली बचपन के दोस्त थे, तो क्या इससे भी बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जो लोग इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति का विषय नहीं है। देश के लिए गौरव की बात है कि एक आतंकवादी, जिससे हमें बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि क्योंकि राणा पहले से पाकिस्तानी सेना में एक चिकित्सक के रूप में काम करता था, पाकिस्तान के उस दौर में हमारे प्रति क्या रवैया था, क्या उनकी योजनाएं थी, क्या उनके यहाँ संगठन कौन कौन से हैं जो हमारे लिए और नए खड़े हो रहे हैं, जिनसे हमें मुकाबला करना होगा, और बहुत सारी चीजों का खुलासा राणा के माध्यम से हो सकता है। निश्चित रूप से अगर ये दोनों बचपन के, हेडली और राणा बचपन के दोस्त हैं जैसा आपने बताया, तो उससे भी बहुत सारी चीजों का भारत को फायदा हो सकता है। इससे तमाम जांच एजेंसियां जो हमारी हैं वो पूछताछ के दौरान इनसे बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकती हैं, बहुत सारी गोपनीय जांच सूचनाएं निकाल सकती हैं, जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन जो मुझे लगता है कांग्रेस के नेता ने, जो प्रवक्ता भाई हैं हमारे, उन्होंने एक बात कही, तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है। अगर आप पीठ थपथपाने की बात करते हैं तो जो देश के लोग हैं पैसा ले लूट के भाग गए हैं, उनकी भी बात करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमने नहीं कहा, जैसे मैंने पहले कहा, हम चाहते हैं कि इस पर राजनीति ना हो, ये राजनीति का विषय नहीं है और देश के लिए एक अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के अनुमति दी, हमारे वकील या उनके वकील जो भी रहे, पैरवी करने वाली सरकार ही थी। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसके लिए आप ये पीठ थपथपाने वाली बात कर रहे हो कि हमने तिरंगा वहां फहरा दिया। निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धि है, मैं स्वीकार करता हूँ, सरकार बधाई की पात्र है, चाहे जो सरकार हो, सत्ता किसी की हो, लेकिन देश के हित में काम हुआ है।
बहुत सारी चीजें जो मैंने आलोक जी पहले बात कही थी, महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि वो किस प्रत्यावर्तन संधि के तहत आया है, नियम क्या है, उसकी शर्तें क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर हम पूछताछ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है अबू सलेम के साथ क्या है, जेल में बंद है, पूछताछ हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं, कोई विशेष राहत सरकार को नहीं मिल रही, उसके नेटवर्क को अभी तक नहीं ध्वस्त करने में कर पाई है, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे राज्यों की सरकार रही हो, जेल में वो बंद है। तो बहुत सारी चीजें इस पर भी निर्भर करती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो चूंकि पाकिस्तानी सेना में रहा, तो पाकिस्तानी सेना हमारे प्रति क्या मंसूबे बना रही थी, क्या बना रही है, क्या बना चुकी है, उन सब चीजों का भी हमारे लिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि इससे अगर हेडली भी आ जाता है तो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीजें उससे मिल सकती हों। 26/11 एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, अच्छी बात है कि हम इसको नहीं भूल सकते। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य देखिए सामने आए थे जो कि नजरअंदाज करने लायक नहीं है। क्योंकि हेडली के साथ भले ही ये माना जाता हो कि ये मुख्य मास्टरमाइंड था, लेकिन हेडली के साथ एक आदमी भी था जिसको इसी तहब्बुर राणा ने कहा कि ठीक है, आप इस नाम से एक कंपनी खोलिए और कंपनी की एक हिस्ट्री को आप फेक तरीके से क्रिएट कीजिए। जो वर्ल्ड कंपनी नाम की एक ऐसी फर्म डिजाइन की गई थी जो कि वीजा के लिए, टूरिज्म के लिए तमाम चीजों में काम करती थी, उसकी हिस्ट्री क्रिएट करने का काम तहब्बुर राणा ने सौंपा। इसके साथ ही किस तरह का मॉड्यूल होना चाहिए, किस तरह से हमला किया जाएगा, इसमें तहब्बुर राणा का नाम सामने आया। पाकिस्तान में चिकित्सक के रूप में काम कर चुका था, इसके साथ ही 7 भाषाओं को जानता था। ये कनाडा भी गया, जर्मनी भी गया, इंग्लैंड भी गया। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हेडली को चलिए ठीक है मास्टरमाइंड मानिए, लेकिन तहब्बुर राणा को भी कम तो नहीं आंका जा सकता है ना। नहीं, बिल्कुल आलोक जी, मैंने तो पहले ही कहा जो हमें मिल गया है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो राणा के माध्यम से पर्दे हटेंगे और पिक्चर साफ होगी, पत्ते खोले जाएंगे, तमाम चीजें सामने निकल के आएंगी। उस एजेंसी में कौन लोग काम करते थे, किस तरह से पासपोर्ट बना के लोगों को बरगलाया जाता था, बहकाया जाता था, किन से क्या क्या काम लिया जाता था, किस किस शर्तों पे काम लिया जाता था, तो बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी निश्चित रूप से। राणा हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हेडली, लेकिन चूंकि दोनों साथी थे, बचपन के साथी हैं, तो मुझे लगता है कि इससे भी बहुत सारी भारत सरकार को और हमारी जांच एजेंसियों को फायदा होगा। जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा हमें अगर दिक्कत होती है तो हमेशा पाकिस्तान से होती है, तो चूंकि पाकिस्तानी सेना में वो चिकित्सक के रूप में काम कर चुका है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मंसूबों पे हमें पहले से पता चल जाएगा, तो हम उनकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों से हमें इनसे फायदा होगा। जी आलोक जी, ठीक है। तो जिस तरह से यहां पर तमाम बातें आपने कही शिव जी, अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब ये सीमा खींचने का, एक सीमा रेखा खींचने का समय आ गया है। अमेरिका के मॉड्यूल को अगर आप देखें तो अमेरिका देखिए इकलौता ऐसा देश है अपनी धरती पर कभी युद्ध लड़ता नहीं, और जो युद्ध के लिए उसको उकसाता उसको कभी छोड़ता नहीं। जिस देश ने उसका कभी आर्थिक नुकसान किया हो, कभी अगर किसी तरह की डंपिंग की हो, अगर किसी ने उसका अगर सामरिक नुकसान किया हो, तो उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में कभी भी अमेरिका आगे नहीं बढ़ता है। क्या अब वो समय आ गया है कि भारत जो लगातार कहता आया कि हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, भारत को कम से कम आतंक विरोधी पक्ष में यह स्थिति बिल्कुल साफ करनी होगी कि जो आतंक को प्रश्रय देगा उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है? बिल्कुल, ये तो हमारी सरकार का भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मानती रही है कि जो भी अपने हमारे खिलाफ अगर किसी भी देश में उसको अगर जमीन पर आतंकवादी घटनाओं को या भारत विरोधी गतिविधियों को अगर कोई अंजाम देने का काम करता है, तो उससे किसी प्रकार का कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। उसको फिर उनको उनके किसी भी आतंकवादी संगठन के प्रमुख को हाफिज जी करके नहीं बुलाना चाहिए, किसी को भी मेहमान बना के नहीं रखना चाहिए। तो हम पहले से कह रहे हैं, लेकिन ओसामा जी, हाफिज जी, ये अगर इस तरह के वक्तव्य विपक्ष अगर देगा तो निश्चित तौर पे मानिए, अगर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अगर वो इस तरह के बयान देगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी को प्रश्रय मिलता है। आप एक तो लाइन क्लियर करेंगे कि देश के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो उस तरह कैसे किस भाषा में बात करनी होगी। अगर जिस भाषा में अगर हमको बात करनी है, अगर भारत का जो विरोधी है तो उसके खिलाफ हमको खड़ा होना होगा और पूरे देश को खड़ा होना होगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से, आज मैं दिन भर से देख रहा हूँ, आज जाने कितने लोगों ने वक्तव्य दिए कि आतंकवादी घटना थी, उस पर भी देश की सुरक्षा एजेंसी, जो बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, उसको अगर भेजने में उस समय की कांग्रेस सरकार ने कितना वक्त लगा दिया, वो भेज नहीं पाई वहां पर उनके खिलाफ लड़ने के लिए।
तो निश्चित तौर पे मानिए कि हमें कम से कम, और विश्व पटल पर हम क्या करेंगे, लेकिन हमारी नीति तो कम से कम एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि अगर देश पर कोई भी अगर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो पूरा देश उसके साथ एक से एक एकजुट होकर साथ देगा और उन शक्तियों के खिलाफ लड़ेगा। क्या कहेंगे भरत जी? ये तो बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई विपत्ति आती है तो उसमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें जानबूझकर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें राजनीति का सवाल नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। इनको जहां भी जरूरत पड़ेगी, जिस आतंकवादी के खिलाफ लड़ने की जरूरत पड़ेगी, उस आतंकवादी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष हमेशा साथ रहता है और हमेशा साथ रहेगा। ये मैं आपको शुक्ला जी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। सवाल तब उठता है जब हमारी पार्टी में कोई नेता रहता है और ये कहता है कि सबूत चाहिए सेना के जो है पराक्रम का, अगर सबूत मांगता है तब तो ये बहुत हो हल्ला करते हैं। और आज वो नेता अगर इनकी पार्टी में चले जाता है, इनकी पार्टी का नेता बन जाता है, तब वो नहीं आती ये बात, तब उसे ये नहीं सवाल करते, तब ये नहीं पूछते कि ये नेता अच्छा है कि खराब है। देखिए, सवाल नीयत पे होती है, नीति पे होती है। इनकी नीयत कितनी साफ है और कितनी साफ नहीं है। ये कहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं खत्म हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आज की बात कर रहा हूँ, कल की भी बात कर रहा हूँ, घटनाओं की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से कश्मीर में आतंकवादी हमलाएं हो रही हैं, और वो हमेशा हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और प्रतिदिन हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई पीठ थपथपाना चाहे तो भाई उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। मैं कहता हूं कि कोई भी आतंकवादी घटना होता है, अगर किसी को भी पकड़ा जाता है, इन्होंने नाम लिया कि कसाब को जो है बिरयानी खिला रहे थे। अरे भाई, बिरयानी नहीं खिला रहे थे, उसको रखे थे, उसको पकड़े हमारे जो है महाराष्ट्र के जो पुलिस के जवान थे, उन्होंने अपनी आहुति देके, बलिदान देके उसको किस तरह से पकड़ा, और पकड़ के अगर उसको नहीं पकड़ते, उसको भी मार देते, तो शायद आज जो पाकिस्तान बेनकाब हुआ, उसका चेहरा जो बेनकाब हुआ, वो बेनकाब नहीं होता है, वो हमारी सरकार के समय हुआ। ये हमने कितने थपथपा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये फर्ज था, हमारा ये कर्तव्य था, और वो कर्तव्य को हमने किया। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, हम लोग ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। भाई, आप सरकार चला रहे हो, आप सरकार में बैठे हो, तो ये आपका फर्ज बनता है। अगर देश के ऊपर कोई संकट आता है, उस संकट को खत्म करना आपका फर्ज बनता है। रहा विपक्ष का सवाल, तो विपक्ष अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो सपोर्ट करेगा, साथ देगा। मगर आप जो है उसको पकड़ के किसको, ये काम तो हमने पूरा पहले 2013 में कर दिया था ना। राणा को लाने का जो प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर खत्म हो गया था, सिर्फ लाना ही था। 13 साल लाने, इतना दिन लाने में कैसे लग गए? ये जवाब देना पड़ेगा ना आपको, ये जवाब दीजिए ना इसका कि 13 साल में क्या आपने किया भाई, क्यों इतना तेज लगा। और दूसरा, आप लाए हो तो प्रत्यार्पण की संधि क्या है, वो संधि देश के सामने आनी चाहिए। क्या कहेंगे शिव जी? आगे आने वाले समय में इनकी मांग ये भी है कि जिन जिन तमाम देशों से कुछ ऐसे, चाहे वो आतंकी रहा हो, चाहे वो आर्थिक आतंकी रहा हो, जो भी भगोड़ा रहा हो, क्या उसके लिए अब भारत सरकार और ज्यादा सक्रिय होगी? निश्चित तौर पे होगी। मुझे लगता है कि टेक्निकल तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय भरत सिंह जी है जो फंसाने का काम कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई थी, 13 साल कैसे लग गए? जब सारी चीजें हो गई तो 13 साल कैसे लग गए? और अगर सारी चीजें आपने करी दी थी तब भी 13 साल लग गए। आप यही तो देखिए, ये जो बोल रहे हैं ये खुद ही बदतर नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मानिए कि जो भी लोग बाहर बैठे हैं उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई निरंतर जारी है, किसी को कोई नहीं छोड़ रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कोई भी हो, देश से बाहर जो भी बैठा हो, जिसने भी इस तरह का कृत्य किया होगा, जो देश विरोधी होगा, वह निश्चित तौर पर वह वापस आएगा। अब वह किस देश में बैठा है, वहां का सभी प्रत्यर्पण किस तरह का है, हमारी सरकारें उस पर निरंतर काम कर रही है। अब निश्चित तौर पर मानिए कि कोई नहीं बचेगा, जिसने चाहे आर्थिक तौर पर कोई घटनाक्रम किया हो, चाहे जिसने आतंक फैलाने का काम किया हो, कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ कि हैडनी के लिए भी भारत सरकार पूरी तरह से प्रेफर कर रही है कि उसको भी कितनी जल्दी मिला जा सके। काउंटर देना चाह रहे हैं, बोलिए भरत जी। मैं क्यों भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। 2014 से लेके 2025 हो गया, सरकार आपकी है। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इनको भी लाने का कोई उपाय है कि सिर्फ जो है सरकार बन गई,
सरकार बनने के पहले, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले तो जो मैंने इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे सोचते थे। और निश्चित तौर पे मानिए मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा पूरा सवाल हो जाए शिव जी, मेरा पूरा सवाल हो जाए, उसके बाद मैं सुन लूंगा ना। 2014 के पहले जब भाषण देते थे तो लंबे 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 देखते थे कि ये इनको ला दूंगा, जो है जो विदेशों में काला धन है वो ला दूंगा। वो तो आज तक देश की जनता ऐसा ना टीवी देखती है, टक 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 देखती है कि अब आएगा समाचार, अब आएगा न्यूज कि जो है मेहुल चौकसी आ गए, अब जो है नीरव मोदी आ गए, ललित मोदी आ गए, काला धन जो जमा था वो आ गया। तो ऐसे जो आग फाड़ के पिछले 13 सालों से देश की जनता देख रही है, लेकिन देश की जनता को क्या दिख रहा है पता है? मोदी जी फ्लाइट से, प्लेन से, अपने प्लेन से जाते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन से जाते हैं और कहते हैं कि ट्रम्प को, अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार इसकी सरकार, अब की बार उसकी सरकार। अरे पहले तो अपने देश की तो हालत देखिए। जिस ट्रम्प ने आज जो है एक जो है विकट समस्या लेके आगे खड़ा कर दिया है देश के सामने, वो भी देखिए। दूसरी बात, जो आप वादे किए थे 2014 में, वो सारे वादे आप भूल गए। ठीक है, आप ठीक, उत्तर ले लेते हैं ना। हर जगह फिर थपथपाने की बात करते हैं। ठीक है, शिव जी बोलिए बोलिए। ये चाह रहे हैं कि एक प्राथमिकता सूची बने और उस प्राथमिकता सूची के अनुसार ही लोग भारत में लाए जाए। नहीं तो नहीं, मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से तहब्बुर राणा को हम सभी लोगों ने, जो टीवी लोग कह रहे हैं कि टीवी लोग देखते रहते हैं और लोग आते नहीं है, तो आज जिस तरह से विपक्ष देख रहा है ना कि तहब्बुर राणा आया है, आज इनको, मुझे लगता है कि इनको इस बात की खुशी नहीं है कि भारत के लिए आज कितना बड़ा दिन है कि हमने 26/11 का इतना बड़ा जो हमला देश ने झेला, यानी कितने निर्दोष मारे गए, और उसका मुख्य आरोपी जो है वो आज हम सबके सामने आज देश की जमीन पर वह खड़ा है। और इसकी उनको खुशी न होकर ये जाने कैसे बातों को घुमा घुमा के ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये कब आएगा, वो कब आएगा। निश्चित तौर पे मानिए, आप टीवी देखते रहिए, ऐसे ही जितने नाम आप गिरा रहे हैं वो सारे नाम आपको एक न एक दिन भारत देश में खड़े होंगे और हाथ जोड़े इसी देश के कोर्ट में हाथ जोड़कर उनको आप खड़ा हुआ देखेंगे। नीरज जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी बड़ी उपलब्धि ये भारत की है और आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? निश्चित रूप से आलोक जी, जैसा मैंने पहले कहा कि भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है 26/11 जैसी घटना, जो हमारे लिए हमेशा दुखद रही और हम इसको भूल नहीं सकते। उसका मास्टरमाइंड अगर आज हम अपने देश में लेके आ पाए हैं, सलाखों के पीछे है। बहुत सारी जांच एजेंसियां हमारी हैं जो जांच करेंगी पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं, हेडली के मंसूबे क्या हैं, क्या हमारे देश के लिए और बड़ा खतरा ये बन सकते हैं, किन नेटवर्क से इनके तार जुड़े हैं, देश में इनके कौन कौन से नेटवर्क हैं जो हमें भविष्य में नुकसान दे सकते हैं या नुकसान देने की तैयारी में, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो कहीं और के हों। तो बहुत सारी चीजों की हमें जानकारी मिलेगी और अच्छी बात यह है कि ये यही रहेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगी निश्चित रूप से। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है कि प्रत्यावेदन संधि किस नियम और कायदे कानून से रखी गई है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन नियम कायदे कानून के हिसाब से ही सरकार या सीबीआई, ईडी, जो भी एजेंसियां हैं या सेना की एजेंसियां हैं, वो पूछताछ उसी के दायरे में रह कर सकती हैं, क्योंकि आप प्रत्यावेदन संधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और कोई देश होता तो भी नहीं कर सकते, अमेरिका के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं जो हमारे लिए अभी अनभिज्ञ हैं, जिनसे हमें जानकारी लेनी होगी, बहुत सारी चीजों के दायरों में रह के हमें पूछताछ करनी है। लेकिन निश्चित रूप से आलोक जी, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि देश इसको भूल नहीं पाएगा। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और निश्चित तौर पर तहब्बुर राणा अब भारत आ चुका है। तहब्बुर राणा के भारत आने के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में है वो ये है कि पाकिस्तान पर चर्चा तो हो जाएगी, पाकिस्तान की पड़ताल भी हो जाएगी, क्योंकि इसकी आदत सी हमको भी हो गई है, भारत सरकार को भी हो गई है, और इसकी आदत विश्व के तमाम उन शक्ति संस्थाओं को हो चुकी है जो आज पाकिस्तान को एक आतंकी देश के तौर पर चिन्हित कर चुके हैं। चिंता इस बात की है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई के अंदर एक कोई दफ्तर खोल लेता है, आसानी से उसको संचालित करता है, उसकी एक हिस्ट्री भी क्रिएट करता है और आने वाले दिनों में 26/11 जैसी वारदात को अंजाम देता है। भारत के अंदर आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको मदद की और जिसके चलते इस तरह के आतंकियों का मंसूबा सफल होता है? उनकी पड़ताल भी बहुत जरूरी है और भारत सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए, तहब्बुर राणा से सवाल पूछने चाहिए। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।